सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है न्यूटन के गति का नियम। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल्स के साथ पढ़ने वाले हैं। पहले इसका थ्योरी पढ़ेंगे और इसी वीडियो में मैं इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पढ़ने वाला हूँ। तो चलिए, सबसे पहला टॉपिक इसका आता है जड़त्व। तो जड़त्व क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल्स के साथ पढ़ लेते हैं। देखो, जड़त्व क्या होता है, यहाँ पर आपको पहला नंबर डिफिनेशन दिया गया है। इस डिफिनेशन को पहले समझते हैं। क्या कह रहा है, यह किसी पदार्थ का वह गुण होता है। ठीक है, ये गुण है, एक जड़त्व जो है ये गुण है पदार्थ का। कोई भी पदार्थ है उसका एक गुण है जिसके कारण वह पदार्थ अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु अगर गति की अवस्था में, ठीक है, मान लीजिए आगे की ओर जा रहा है, मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हो, ठीक है, तो वो एक विरोध करेगी, आपको आगे जाने से विरोध करेगी। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। ठीक, अर्थात स्थिर है तो वह स्थिर रहना चाहती है, ना कि गति अवस्था में। मान लीजिए अगर आपकी साइकिल स्थिर है, ठीक है, तो और वो गति की अवस्था में नहीं जाना चाहेगी जब तक वो स्थिर है। ठीक, आप जब तक उस पर बाह्य बल नहीं लगाओगे तब तक वो गति की अवस्था में नहीं जाएगी। अगर वो गति की अवस्था में है तो रुकना नहीं चाहेगी, ये जड़त्व का नियम कहता है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल्स के साथ समझते हैं। देखो, पहला नंबर जड़त्व का नियम, गति का जड़त्व विराम से अधिक होता है। ठीक है, अगर कोई भी गति है उसका जड़त्व विराम से अधिक होगा। ठीक, उसके बाद इसका सूत्र क्या होता है, इसे प्रदर्शित करते हैं आई से। इसका सूत्र होता है mr²। और एक सूत्र ये भी होता है, मान लीजिए द्रव्यमान, अगर आपको द्रव्यमान दिया गया है तो इसका सूत्र ये हो जाएगा mr²। r² क्या होता है, मान लीजिए कोई द्रव्यमान है, ठीक है, ये कोई द्रव्यमान है और ये r दूरी है। ठीक है, तो r दूरी इसके बीच की दूरी होगी जो कि इसके स्क्वायर के समानुपाती होता है। ठीक है, जड़त्व के समानुपाती क्या होता है, r²। ठीक, अब इसमें दूसरा सूत्र भी आता है। पहला नंबर आपका द्रव्यमान आ जाता है तो द्रव्यमान वाला सूत्र ये रहेगा, लेकिन इसका एरिया वाला भी सूत्र आ जाता है। आई बराबर क्या होता है, AR²। ठीक है, AR², ये आपके एरिया वाला भी सूत्र आ जाता है। कहीं कहीं एरिया आपको दिया रहता है, द्रव्यमान नहीं दिया रहता, तब आपको जड़त्व कैसे निकालना है, एरिया वाले सूत्र से निकालना है। ठीक है, उसके बाद आपको 2 पॉइंट और दिया गया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान तथा त्रिज्या पर निर्भर करता है। जैसे यहाँ पर आपको सूत्र में दिखाया गया, द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पर निर्भर करता है। उसके बाद आपको चौथा पॉइंट दिया गया है, द्रव्यमान जड़त्व को मापने की इकाई है। कोई भी द्रव्यमान है ना, जड़त्व को मापने की इकाई, मान लीजिए कोई द्रव्यमान, मान लीजिए किसी वस्तु में द्रव्यमान है तो उसमें जड़त्व तो जरूर होगा। ठीक है, तो ये रहा मेन पॉइंट। आइए अब मैं नियम को समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर आता है गति का पहला नियम, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, और गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। इसे 3 नाम से जानते हैं, जैसे न्यूटन के गति का पहला नियम, और दूसरा जड़त्व का नियम, और तीसरा गैलीलियो का नियम। इस नियम में क्या होता है, इसे समझते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, इस नियम के अनुसार अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहना चाहती है, और अगर गति है तो वह गति अवस्था में रहना चाहती है, लेकिन तब तक जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यहाँ पर क्या है, गति का पहला नियम क्या कहता है, अगर कोई वस्तु गति अवस्था में, ठीक है, मान लीजिए आप बल लगाकर किसी बॉक्स को खींच रहे हो, तो जब तक कि उसे आप छोड़ोगे नहीं, अगर उसे खींचना बंद नहीं करोगे, जब तक वो गति अवस्था में रहेगी। ठीक है, और अगर किसी साइकिल को चला रहे हो, वो जब तक गति अवस्था में रहेगी जब तक आप ब्रेक नहीं लगाओगे, मतलब आप जब तक बाह्य बल नहीं लगाओगे तब तक वो गति अवस्था में रहना चाहेगी। ये क्या कहता है, गति का पहला नियम, मतलब जड़त्व का नियम कहता है। ठीक है, आइए इसमें कुछ समझते हैं। देखिए, चलती हुई बस में अचानक अगर ब्रेक लगाने से यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों, ये जड़त्व का नियम ही कहता है। जैसे जो यात्री होते हैं, मान लीजिए बस अगर 60 के स्पीड में चलती है तो यात्री भी 60 के स्पीड में ही रहते हैं। अब अचानक ब्रेक लगा बस में, ठीक है, लेकिन यात्री क्या होते हैं, यात्री आगे की ओर इसलिए जाते हैं क्योंकि उनका गति क्या था, अचानक क्या था, 60 ही था ना, लेकिन अचानक बस की गति अगर मान लीजिए 50
हो गई, ठीक है। तो वो जो 10 का अंतर आया है, जो यात्री बैठे थे उसमें उनका 60 था और जो बस का वेग था वो था 50। तो ये जो 10 का अंतर आया इससे ही मतलब कंट्रोल करने के लिए उस 10 को, इसीलिए वो आगे जाते हैं, यात्री क्या करते हैं इसीलिए आगे जाते हैं, ये जड़त्व का नियम कहता है, ठीक है। अगर आपका 60 का स्पीड है, अचानक आपके कार में ब्रेक लगी तो कार की स्पीड कम हो जाएगी और आपकी स्पीड वही रहेगी, नियत रहती है कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए, ठीक है। तो वो क्या होता है, कंट्रोल करने के लिए आप आगे की ओर जाते हैं। और अगर अचानक स्पीड बढ़ती है, मान लीजिए आप बस पर चढ़ रहे हो, ठीक है, और अचानक वो चल गई तो आप पीछे की ओर जाते हैं, क्योंकि आप एक स्थिर थे, स्थिर जैसे ही कि उसका वेग बढ़ा तो आप पीछे की ओर होंगे, ठीक है, उसे कंट्रोल करने के लिए। ये है आपका जड़त्व का नियम। उसके बाद को यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ पर चारों आपके एग्जाम्पल दिए गए हैं जो जड़त्व के नियम पर फॉलो करता है, मतलब गति का पहला नियम फॉलो करता है। इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर आता है आपका दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कहता है, ये बल का सूत्र प्रतिपादित करता है। जो न्यूटन का दूसरा नियम होता है ये बल का सूत्र प्रतिपादित करता है। यहाँ पर आप देखिए क्या कह रहा है, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु में उत्पन्न संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। किसके, संवेग में परिवर्तन के दर के, ठीक है। अब यहाँ पर देखो संवेग में परिवर्तन की दर कैसे होगा, आइए समझते हैं। देखो यहाँ पर आपको ऑलरेडी दिया गया है, चित्र भी दिया गया है। कोई बॉक्स है जो यम द्रव्यमान का है, ठीक है, यम द्रव्यमान का है, उसे हम क्या करते हैं, एफ फोर्स लगाते हैं। उस पर क्या लगाते हैं, एफ फोर्स लगाते हैं, तो वो यू वेग से आगे की ओर बढ़ता है। उसके बाद उसका एक समय आता है, मैं फोर्स को हटा देता हूं और फिर उसका वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है, ठीक है। उसका वेग क्या होता है, v हो जाता है। तो इसमें क्या होगा आपका v, मैंने आपको एक वीडियोस में ऑलरेडी ऊपर मैंने गति वाले लेसन में पढ़ाया था कि जो u है ये प्रारंभिक वेग है और v जो है ये अंतिम वेग है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको दिया गया है कि जो आरोपित बल संवेग में परिवर्तन की दर। अब मैंने आपको क्या बताया था, संवेग क्या होता है, संवेग का सूत्र बताया था P बराबर m v और P बराबर m u, ये 2 सूत्र मैंने बताया था ऑलरेडी, ठीक है। संवेग में परिवर्तन की दर मतलब मान लीजिए एक P2 है और एक P1 है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, P2 से P1 को घटा देंगे, वही है आपका संवेग। अब परिवर्तन की दर किसी भी चीज़ को कहते हैं। अगर कोई भी चीज़ दर लग जाता है तो उसमें क्या होता है, समय से भाग दिया जाता है, ठीक है। अगर किसी भी चीज़ में, आपके ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ है और वो क्या कह रहा है, दर कह रहा है, ठीक है। तो दर का मतलब है समय से आपको भाग देना ही देना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, P2 क्या था, m b था, ठीक है, और P1 क्या था, m u था। तो m u के स्थान पर रख दिए। उसके बाद क्या था, संवेग में परिवर्तन की दर। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, दर। अब दर का मतलब क्या होता है, समय से भाग देना पड़ता है। तो ये क्या हो जाता है, बल के बराबर हो जाता है। कैसे होता है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो F समानुपाती क्या है आपका, m b माइनस m u अपान t, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर लेंगे, m को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम m को कॉमन लेते हैं, m को कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपान टी। तो इसको तो आपने सुना ही है, जब मैंने गति लेसन पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने एक सूत्र बताया था। वो सूत्र क्या था कि a बराबर, ठीक है, a बराबर होता है b माइनस यू अपान टी। ये लेसन तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। तो अगर उस वीडियो को नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप पूरे प्लेलिस्ट को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर a बराबर क्या होता है, a बराबर होता है b माइनस यू अपान टी। अब यहाँ पर देखो समानुपाती का चिन्ह लगाएंगे, f बराबर f के समानुपाती क्या होगा, m, और इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू अपान टी के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, ठीक है। अब a लिख सकते हैं, जैसे ही मैं समानुपाती का चिन्ह हटाता हूँ, ठीक है, कोई भी चीज़ समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती चिन्ह हटता है तो उसके स्थान पर एक कांस्टेंट आ जाता है। तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा आपका, k आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है,
F समानुपाती एम ए है। जैसे समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो क्या होगा, F बराबर के एम ए हो जाता है। ठीक है, अब देखो K का मान हमेशा यहाँ पर क्या लिया जाता है, 1 लिया जाता है। ठीक है, ये कांस्टेंट है, यहाँ पर K का मान हमेशा 1 लिया जाता है, तब वही सूत्र बनकर आता है। अगर K के स्थान पर 1 रख देते हैं तब वही सूत्र बनकर आता है F बराबर m में। इसी को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। क्या कहते हैं, बल कहते हैं। और बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर m में। मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियोज़ में इसके जो तीसरा लेसन था ना, इसमें मैंने ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, तो ये आपका सूत्र हो गया, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है। और कहाँ से आया ये भी मैं आप लोगों को लगाकर दिखा दिया। अब ये दूसरा नियम था। ठीक है, न्यूटन का दूसरा नियम क्या करता है, बल के सूत्र को प्रतिपादित करता है, जो कि क्या आता है, F बराबर एम ए। ये भी आप लोग लिख लीजिएगा। अब चलिए न्यूटन का तीसरा नियम पढ़ते हैं। न्यूटन का तीसरा नियम क्या होता है, यहां पर समझते हैं। न्यूटन का तीसरा नियम समझने से पहले बल का एसआई मात्रक तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, क्या होता है, न्यूटन होता है। सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन। ठीक है, तो अब यहां पर देख लो, सीजीएस मात्रक डाइन होता है और 1 न्यूटन में, ठीक है, 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होता है। कितना होता है, 10 की पावर 5 डाइन होता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन। ठीक है, चलिए ये मेन पॉइंट है, इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर आता है न्यूटन का तीसरा नियम। अब न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम होता है। ये कौन सी चीज़ होती है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। मान लीजिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपका दोस्त है, ठीक है, और आप अपने दोस्त को एक झापड़ खींच कर मार दिए, ठीक है, और वो भी आपको एक झापड़ खींच कर मार दिया, तो क्या हुआ, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। मतलब आपने उसे क्रिया दिया तो उसने क्या किया, प्रतिक्रिया किया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। उसी प्रकार लागू यहाँ पर होता है। देखो कोई भी बॉक्स है जिसे हम बल लगाकर, जिसे हम क्या करते हैं, बल लगाकर ढकेलते हैं या खींचते हैं, ठीक है, तो वो भी अपनी ओर कुछ ना कुछ बल लगाता है। जैसे अगर किसी वस्तु को क्या करते हो, ढकेलते हो, तो उसे उसके विपरीत, ठीक है, मान लीजिए आप इस तरफ बल लगा रहे हो, तो ये वस्तु भी आपको इस तरफ उतने ही बल से क्या लगाएगा, प्रतिक्रिया लगाएगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया नियम, गति का तीसरा नियम। अब गति का तीसरा नियम कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसे समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखो गति के तीसरे नियम में बल हमेशा जोड़े में होगी, ठीक है, अकेला कभी नहीं हो सकता। अगर आप बल लगा रहे हो तो वो भी वस्तु आप पर बल लगा रही है, मतलब क्रिया प्रतिक्रिया नियम में बल हमेशा जोड़े में होती, ये कभी अकेले नहीं होती। अब यहाँ पर देखो दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तुओं पर लगने वाला बल होता है। जैसे मान लीजिए आप किसी दीवार पर बल लगा रहे हो, ठीक है, तो आप दीवार पर बल लगा रहे हो और दीवार क्या कर रहा है, आप पर बल लगा रहा है, मतलब दोनों वस्तु अलग है। ठीक है, आप भी अलग हो और दीवार भी अलग है, तो दोनों वस्तु अलग है कि नहीं। ये क्या करता है, क्रिया प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तुओं पर लगने वाला बल होता है। ये 2 पॉइंट मेन पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मेन पॉइंट है ये, तो इसे भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल क्या दिया गया है, सिंपल एग्जाम्पल है, बंदूक से गोली चलाने पर, ठीक है, आप लोग तो चलाए नहीं होगे लेकिन देख लो, बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक पीछे की ओर हटने का कारण या चोट लगने का कारण क्या होता है, यही होता है क्रिया प्रतिक्रिया नियम। मान लीजिए अगर विवेक से गोली आगे की ओर जा रहा है तो बंदूक भी विवेक से पीछे की ओर जाएगा, ये होता है क्रिया प्रतिक्रिया नियम। ठीक है, अब यहाँ पर जमीन पर चलते समय जमीन पर चोट करना, मतलब जमीन पर आप चल रहे हो ना, तो
तो आप अगर दौड़ रहे हो तो आपके पैरों में कुछ ना कुछ अगर मान लीजिए जो शूज होता है या कुछ होता है, आप जो पहन कर चल रहे हो वो बिना पहन कर चलो, ठीक है, बिना पहन कर दौड़ो तो आपके जो तलवे होते हैं ना उस पर चोट लगता है। तो वो भी आप जितना बल लगा रहे हो पृथ्वी पर, जमीन पर, उतना ही आप पर भी वो उल्टी दिशा में लगा रहा है, इसीलिए आपको चोट महसूस होता है, ठीक है। ये भी आपका क्रिया प्रतिक्रिया नियम है। चलो, अब क्रिया प्रतिक्रिया नियम समझ में आया। तीसरा नियम है वो भी न्यूटन का तीसरा नियम। चलिए और समझते हैं बढ़िया से। अब आता है बल। बल आपको पढ़ाया गया ना, बल क्या पढ़ाया गया। अब बल का प्रकार पढ़ते हैं। बल क्या था, F बराबर m में, ठीक है, क्या पढ़े थे, F बराबर m में बल का, ठीक है। अब बल का प्रकार, बल दो प्रकार की होती है। कौन सी बल, संतुलित बल और असंतुलित बल। अब संतुलित बल क्या होती है, चलिए आइए समझिए। यहां पर देखो, संतुलित बल वह बल जो बराबर तथा विपरीत होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं, बराबर और तथा विपरीत होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संतुलित बल। मान लीजिए यहां पर पूरा पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो, पहला नंबर ये पॉइंट नोट कर लीजिए कि बराबर होती हैं और विपरीत होती हैं। क्या होती हैं, बराबर होती हैं और विपरीत होती हैं, ठीक है। तथा इस बल से गति में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर वस्तु वहीं पर है, एक जगह स्थिर है, तो वो वस्तु वहीं पर स्थिर होगा संतुलित बल में, इसमें गति नहीं करेगी, गति में कोई परिवर्तन ही नहीं होगा संतुलित बल में, ठीक है। और लेकिन अधिक होने पर अवस्था बदल जाती है। अगर किसी एक तरफ बल अधिक हो गया ना तो अवस्था बदल जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, अवस्थाएं बदल जाएगी, मतलब वो गति करने लगेंगी। और इसमें यह भी होता है संतुलित बल में, अगर अधिक ज़्यादा बल विपरीत से लगा दिया गया, ठीक है, दोनों तरफ अधिक ज़्यादा बल लगा दिया गया तो वस्तु का आकार बदल जाता है, ठीक है। मान लीजिए अगर किसी बॉक्स को अपने से ज़्यादा बल लगा दिए, ठीक है, किसी बॉक्स को बल लगा दिए तो क्या हो जाएगा, वो चिपटा हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक सोख्ता ले लीजिए आप, दोनों तरफ से कोई एक सोख्ता ले लीजिए, सोख्ता को दोनों तरफ से उतना ही बल लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, चिपटा हो जाएगा कि नहीं। तो इसे अगर अधिक बल हो जाता है तो इसका शेप चेंज हो जाएगा, वस्तु का क्या होगा, शेप चेंज हो जाएगा। अब देखो संतुलित बल क्या होगा, विपरीत बल लगेगा। मान लीजिए यहां पर मैंने आपको ऑप्शंस दिया, कोई बॉक्स है जो स्थिर है, अब एक इस तरफ 5 न्यूटन का बल लगा दिए और इसके विपरीत 5 न्यूटन का बल लगा दिए। अब बताओ ये वस्तु स्थिर ही रहेगा ना, गति तो करेगा नहीं। लेकिन अगर यहीं पर देख लो, कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है, एक तरफ 5 न्यूटन का बल लगा दिए और एक तरफ क्या कर दिए, 10 न्यूटन का बल लगा दिए, तो ये असंतुलित हो गया ना, ये वस्तु गति करने लगेगी 10 न्यूटन के बल की तरफ, ठीक है। तो इसीलिए संतुलित बल क्या होता है, उसका जो परिमाण होता है बराबर होता है, बलों का परिमाण क्या होता है, बराबर होता है, और दिशा क्या होता है, विपरीत होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं। क्योंकि आपको दो ऑप्शंस दिए गए, देखो 5 न्यूटन विपरीत बल है, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, ठीक है, और ये भी विपरीत बल है, ठीक है, 10 न्यूटन का, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस वस्तु के गति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बड़ा सिंपल था। अब चलिए असंतुलित बल के बारे में पढ़ते हैं। अब यहां पर देखो असंतुलित बल क्या होगा, मैंने आपको ऑलरेडी ऑप्शंस भी दे दिया, एग्जाम्पल भी दे दिया था संतुलित बल में, ठीक है। देखो यहाँ पर असंतुलित बल क्या होता है, असंतुलित बल वह बल होता है, ठीक है, जो असमान और तथा विपरीत, ठीक है, असमान भी होंगे और विपरीत भी लगेंगे, इसमें भी विपरीत होता है, लेकिन बल का परिमाण क्या होगा, असमान होगा। आइए समझते हैं, ठीक है। और वस्तु गति प्रदान करती है, ठीक है, वस्तु गति प्रदान करती है और कोई पिंड सतह चाल से चलेगी, इसका अर्थ है कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। मतलब कोई भी अगर वस्तु है, ठीक है, सतह चाल से मतलब एक ही चाल से, तो कोई बल उसमें कार्य नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है जो कि अभी स्थिर है, ठीक, इस पे एक तरफ क्या कर दिए, 5 न्यूटन का बल लगा दिए,
कितने न्यूटन का? एक तरफ 5 न्यूटन का बल लगा दिए, एक तरफ 3 न्यूटन का बल लगा दिए। अब बताओ वस्तु गति करेगी कि नहीं? वस्तु गति करेगी। किस तरफ करेगी? 5 न्यूटन वाले के तरफ, ठीक है, क्योंकि इधर 2 न्यूटन का बल अधिक लग रहा है, तो किधर गति करेगी? 5 न्यूटन की ओर। अब देखो वही चीज़, एक तरफ 12 न्यूटन का बल और एक तरफ 10 न्यूटन का बल, तो क्या होगा? गति करेगी ना, ये वस्तु गति करेगी। अगर जिस तरफ ज़्यादा बल लग रहा है उस ओर क्या होगा? गति होगा, ठीक है। असंतुलित बल में गति जरूर होता है, ठीक है, समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर आता है घर्षण। घर्षण क्या होता है? घर्षण भी एक बल का ही प्रकार होता है। कैसे? अगर आप किसी बॉक्स को खींच रहे हो, ठीक है, खींच रहे हो तो उसमें कुछ ना कुछ घर्षण जरूर होगा। और घर्षण क्या होता है? बल का विपरीत होता है, लेकिन वही होता है, ठीक है। जैसे देखो, अगर आप इसे आगे की ओर खींच रहे हो तो आपके पीछे की ओर घर्षण बल लगेगा। क्या लगेगा? घर्षण बल लगेगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, घर्षण इसी को कहते हैं। आइए समझते हैं। इस चित्र के अनुसार आप समझिए। देखो हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन हमारा आगे की ओर है, लेकिन इसका जो फ्रिक्शन फोर्स है वो पीछे की ओर है कि नहीं? दिख रहा है ना चित्र में, आसान वे में दिख रहा है। चलिए इसे हम डिफिनीशन के थ्रू समझते हैं। अब देखो पॉइंट, देखो यहाँ का जो जो पॉइंट है वो पॉइंट आपको नोट करना है। देखो क्या कर रहा है, घर्षण बल एक प्रकार का बल है, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये एक प्रकार का बल है, लेकिन ये विपरीत होता है, और जो हमेशा गति के विपरीत, ठीक है, विपरीत दिशा में होता है। बल ही है लेकिन ये विपरीत होता है, गति के विपरीत होता है, ठीक है, लगता है, ठीक है, गति के विपरीत लगता है। अब देखो इसका दूसरा पॉइंट बहुत ही मेन पॉइंट है। देखो घर्षण बल को क्षयक्रिय, ठीक है, या क्षणिक बल भी कहा जाता है। मतलब मान लीजिए आपने बल लगाना बंद किया, खींचना बंद किया किसी बॉक्स को, बंद हो गया, मतलब वो उतने ही समय के लिए लगेगा जितने के समय के लिए आप बल लगा रहे हो, ठीक है। इसे स्नेहक की सहायता से कम किया जा सकता है। स्नेहक क्या होता है? स्नेहक जैसे तेलीय पदार्थ, जैसे अगर किसी भी चीज़ को घर्षण कम करना है ना, ग्रीस आप जानते हो ना, आप क्या करते हो जब मशीन वगैरह न्यू होती है या लेकर आते हो या साइकिल लेकर आते हो तो उसमें ग्रीसिंग करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि घर्षण कम हो, ठीक है। कोई भी चीज़ आप मशीन देखे हो जो पानी देती है तो उसमें ग्रीसिंग होता है, ठीक है। मोटर भी देखे होगे तो उसमें भी बैरिंग में क्या होती है? ग्रीसिंग होती है। साइकिल देखे होगे, मोटरसाइकिल देखे होगे, या अपना कार, अगर आपके घर में कार है ना तो भी ग्रीसिंग देखे होगे ना, ठीक। तो क्या होता है, उसी को हम स्नेहक कहते हैं। जैसे चिपचिपा पदार्थ होता है, तेलीय पदार्थ मतलब जो सिपलने वाला हो, मतलब जिस पर कोई भी वस्तु आसानी से सिपल सके, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? स्नेहक। अब देखो यहाँ पर आप वहाँ पर गाड़ी वगैरह में क्या करते हो? स्नेहक के ग्रीस की यूज़ करते हो, ठीक है। कहीं पर तेल का यूज़ होता है। अगर मान लीजिए आपके घरों में क्या है, टाइल्स लगा है, ठीक है, और किसी को गिराना है तो आप क्या करते हो? स्नेहक के रूप में थोड़ा सा सरफ और पानी मिलाकर उस टाइल्स पर क्या कर देते हो? फेंक देते हो, तो वो स्नेहक के रूप में कार्य करने लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो स्नेहक के रूप में तेल और मोबिल, ग्रीस, ग्रेफाइट भी होता है, ग्रेफाइट भी स्नेहक का रूप होता है, का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको बताया ना, मोबिल वगैरह तेल जितना भी होगा, चाहे सरसों का तेल या कोई भी तेल हो, ठीक है, स्नेहक के रूप में काम किया जा सकता है। अब देखो स्नेहक क्या क्या हो सकता है? ठोस में क्या हो गया? ग्रेफाइट, ठोस में ग्रेफाइट हो गया। बर्फ भी होता है, बर्फ पर आप आसानी से चल नहीं पाओगे, नहीं चल पाओगे कभी भी। और उसके बाद द्रव क्या हो गया? आपका तेल हो गया, मोबिल हो गया, ठीक है। अर्धठोस क्या होता है? मैंने क्या कहा ना, चिपचिपा पदार्थ, ग्रीस, मैंने आपको बताया था ना, ग्रीस ये होता है आपका चिपचिपा पदार्थ। जैसे वैसलीन जानते हो, वो भी एक चिपचिपा पदार्थ ही होता है, तो वो भी ग्रीस की तरह ही रहता है, वैसलीन, ठीक है।
डिब्बे में आता है 5 रुपये या 10 रुपये का, वो भी एक ग्रीस की तरह ही कार्य करता है। मैं भी मतलब वो भी एक अर्ध ठोस ही होता है। स्नेहक का मतलब समझ में आया कि क्या होता है? चिपचिपा पदार्थ, मतलब जिस पर सिपलने की शक्ति हो, ठीक है, सिपलन हो, ठीक है। आइए अब यहाँ पर घर्षण के प्रकार समझते हैं। घर्षण के प्रकार, घर्षण कितने प्रकार की होती हैं? पहला स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण, गतिज घर्षण और लोटनी घर्षण। मतलब ये तो आपको 4 दिया गया है, लेकिन इससे अधिक भी होता है, 5 से 6 भी होते हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर 4 पढ़ा है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। ये चारों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पहला 3 तो एकदम इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं, आइए समझते हैं। देखो, स्थैतिक घर्षण वह घर्षण बल जो किसी वस्तु पर तब कार्य करता है जब वह वस्तु स्थिर अवस्था में हो। अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थैतिक घर्षण लग रहा है, ठीक है, उसमें स्थिर पे ही घर्षण लग रहा है, ठीक है, तभी तो वो रुका हुआ है। अगर इस ब्रह्मांड से, ठीक है, घर्षण को हटा दिया जाए तो आप कभी चल नहीं पाओगे। क्यों नहीं चल पाओगे? जब घर्षण ही नहीं रहेगा तो आप चल पाओगे? बर्फ पर चलकर दिखाओ, नहीं चल पाओगे, क्योंकि बर्फ जो है वो सिपलन ज़्यादा होता है बर्फ में, ठीक है, तो बर्फ पर आसानी से नहीं चल पाओगे, ठीक है। ठीक, आप लोग देखे होंगे ना मूवी वगैरह में, बर्फ पर किस से चला जाता है, उसकी उनके पास क्या होती है, डंडे होते हैं या कुछ और होते हैं, तभी वो बर्फ पर चल पाते हैं, ठीक है, सहारा लेना पड़ता है। अब यहाँ पर देखो, स्थिर रहने के लिए स्थैतिक घर्षण जरूरी है, ठीक है, कहीं पर खड़े हो तो आपकी स्थैतिक घर्षण जरूरी है, ठीक है। अब आता है दूसरा सीमांत घर्षण। अब सीमांत घर्षण क्या होता है इसके बारे में आसानी से समझते हैं। देखो, सीमांत घर्षण वह घर्षण बल जो किसी वस्तु पर तब कार्य करता है जब वस्तु सरकने या सरकने को होती है। मतलब एक समय देखते हो, जब आप खींच रहे हो, किसी बॉक्स को खींच रहे हो, ठीक है, मान लीजिए किसी बॉक्स को आप खींच रहे हो, अब एक समय आएगा इतना बल आप लगा दिए हो कि अब वो खिसकने लगेगा, ऐसा, उसी को हम क्या कहते हैं? सीमांत घर्षण। मतलब अगर इस लिमिट्स के आगे हम थोड़ा भी बल लगाएंगे तो ये वस्तु क्या करेगा? गति करने लगेगा, उसी को हम क्या कहते हैं? सीमांत घर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमांत घर्षण कहते हैं। उसके बाद ये वस्तु क्या करेगा? थोड़ा सा भी, अगर मान लीजिए 10 न्यूटन पर ये वस्तु क्या करता, 10 न्यूटन पर ये वस्तु रुका रहता, लेकिन अगर 10.0001 भी अगर मैंने बल लगा दिया तो ये वस्तु क्या होगा? खींचने, मतलब सरकने लगेगी। क्या होगी? सरकने लगेगी। तो ये जो है इसे ही हम क्या कहते हैं? सीमांत घर्षण कहते हैं, ठीक है। वो पॉइंट जहां से अब थोड़ा भी बल लगाएंगे और वस्तु सरकने लगेगी, उसी को हम क्या कहते हैं? सीमांत घर्षण कहते हैं। आइए अब गतिज घर्षण क्या होता है? देखो, गतिज घर्षण मतलब सर्पी घर्षण, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट घर्षण है जो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। समझते हैं यहाँ पर। देखो क्या कह रहा है? वह घर्षण बल जो किसी वस्तु पर तब कार्य करता है जब वस्तु किसी अनंत, ठीक है, तल पर फिसल रही हो, ठीक है, फिसल रही हो मतलब वो गति में है, तब वो वस्तु क्या करता है? गतिज घर्षण कार्य करता है, ठीक है। या गति कर रही हो तो क्या हो? सिपिल रही हो या फिसल रही हो तो क्या होगा? वहां पर गतिज घर्षण, मतलब वस्तु गति में है तो गतिज घर्षण ही होगा, ठीक है। समझ में आया? जिसका सूत्र क्या होता है? Fs बराबर क्या होता है? UmG cos थीटा। UmG क्या होता है? cos थीटा। एक्चुअली ये यू नहीं होता, क्या होता है? ये यू नहीं होता, म्यू होता है, ठीक है। क्या होता है? म्यू, जिसे हम घर्षण गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? घर्षण गुणांक कहते हैं, ठीक। समझ में आया होगा? वेरी इंपॉर्टेंट, कॉस थीटा। चलो अगला पॉइंट।
अब आता है आपका लोटनी घर्षण। लोटनी घर्षण क्या होता है? लोटनी घर्षण वो होता है जैसे किसी रोल को आप सिलेंडर देखे हो ना, कभी कभी सिलेंडर आप उठाते नहीं हो, ठीक है, सिलेंडर को ढिमलाते हुए लेकर जाते हो, कहीं पर लेकर जाना पड़ता है ना ज़्यादा दूर, तो आप उठा कर नहीं लेकर जाते, ढिमला कर लेकर जाते हो, ठीक है, मतलब लोटनी करवा कर, उसको लोटनी करवा कर लेकर जाते हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं? लोटनी घर्षण। आइए समझते हैं। देखो क्या कह रहा है, वह घर्षण बल जो किसी वस्तु पर जब तक कार्य करता है जब वह वस्तु लोटनी, ठीक है, लोटक हो जाए, मतलब लोटने रहे, ठीक है, लोटती रहे, मतलब ऐसे ऐसे लोटती हुई जाती हुई, जो ये यहाँ पर चित्र में समझाया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब ये लोटनी घर्षण हो गया, ठीक है, समझ में आया होगा। आइए अब यहाँ पर घर्षण के कुछ हानि और लाभ हैं, ठीक है, इसे आपको पढ़ना है। पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा? हमारे ऐप पर, ठीक है। फ्री मटेरियल वाले ऑप्शंस में जाओगे, हमारे ऐप पर फ्री मटेरियल वाले ऑप्शंस में आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम्स डॉक्यूमेंट्स में जाना है। डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शंस में जाओगे, वहाँ पर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी देखने को मिलेगा, जिसमें अगर आपको फिजिक्स सेलेक्ट करना है, जैसे फिजिक्स सेलेक्ट करोगे आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 सीक्वेंस से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। जो भी चैप्टर का यूज़ करना चाहते हैं आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वो डाउनलोड होगा तो आपके मोबाइल में नहीं जाएगा, वो हमारे ऐप में ही रहेगा। आप डाउनलोड करके कभी भी पढ़ सकते हो, पीडीएफ आपके मोबाइल में नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारा कंटेंट चुराया जाता है, तो ये ना हो इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐप पर जाइए, और जिन बच्चों को अगर हमारा ऐप की कोर्स खरीदनी है तो मात्र 199 रुपये में अभी ऑफ़र चल रहा है, तो जाकर आप खरीद सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नीचे ऐप का लिंक है, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और हाँ, टेलीग्राम पर आपको केवल पीडीएफ तो मिलता है, मगर टेलीग्राम पर टेस्ट नहीं मिलता, ठीक है। टेस्ट अब आपको ऐप पर मिलेगा बिल्कुल फ्री, तो आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ऐप पर 2 सुविधाएं मिल जाएंगी, टेस्ट की सुविधा मिल जाएगी और आपको पीडीएफ की 2 सुविधा मिल जाएगी। तो आप जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और फिर उसके बाद इसका एक क्लास और होगा जिसमें आपको घर्षण के बारे में पूरी डिटेल्स के साथ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।